पंजाब में मेहंदी की रस्म रवायती अंदाज में होती है। रंगो नूर का एक तूफान उतर आता है। औरतों के सुर्ख सब्ज लिबास की शोखी चिरागों की तरह एक झिलमिलाती हुई रोशनी में मिलकर अजब समा पेश करती है। दुल्हन की सहेलियां दुल्हन को पीढ़े पर बिठाती हैं। ढोलक पर थाप पड़ती है। गीत की लय और तेज हो जाती है। हर लड़की का ख्वाब होता है कि एक दिन वो दुल्हन बनेगी, हाथों में खूबसूरत मेहंदी रचाएगी, खूबसूरत पोशाक पहनकर इंतजार करेगी अपने सपनों के राजकुमार का। जो उसे ताउम्र खुश रखेगा और माँ बाप से ज्यादा प्यार करेगा। और दूल्हा अगर 7 समंदर पार करके ब्याहने आता है तो लड़की और उसके घर वालों की खुशी दोगुनी हो जाती है। आजकल एनआरआई दूल्हे लड़कियों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। माता पिता भी अपनी बेटी की भलाई इसी में देखते हैं कि उनकी लाडली का ब्याह परदेश में बसे धनी लड़के से हो। लेकिन सावधान रहें। हाल ही में हुई कई ऐसी शादियों में लड़कियों के साथ छलावा हुआ। भारतीय मूल के कई परदेसी भारत में ब्याह रचाकर उड़ गए और पीछे छोड़ गए अपनी रोती हुई पत्नी को। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी एक एनआरआई लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद ही उसे छोड़कर चला जाता है। दो साल से अपने पति के इंतजार में आंखें पथराए अपने एनआरआई पति का इंतजार कर रही हैं। लेकिन उनका इंतजार हमेशा के लिए उनका नसीब बनकर रह गया है। ये पंजाब की रहने वाली किरण है, पर उन हजारों लड़कियों में शामिल हैं जो एनआरआई दूल्हों से शादी की कड़वी यादों का शिकार हैं। किरण की शादी पंजाब के एक छोटे से गांव में हुई, लेकिन उसका पति ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, खरड़ में रहते हैं। तो हमारी कोई नोन रहते हैं उनके घर के आस पास में। उनके घर मेरी स्नैप पड़ी थी, उन्होंने वो देखी तो उन्होंने वहाँ पर देखा तो कह रहे कि हमें ये लड़की दिखा दो। तो फिर हम लोग गए मतलब नोन के घर, उन्होंने देखा तो कह रहे कि ठीक है। हमने बोला कि हाइट बहुत लंबी है, लेकिन वो कह रहे कि नहीं बाहर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पसंद है। नेक्स्ट डे फिर हमारी मम्मा ने बोला भी मेरी सिस्टर और जीजा जी भी देखेंगे। उन्होंने भी बोला कि हमारे इन लॉ वो सारे देखेंगे, दादाजी वगैरह नान के। वो ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग 3B2 के गुरुद्वारे में गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा तो वहीं अरदास कर दी। वो वहाँ पर डिस्पैच ऑफिसर है, वोडाफोन में था, अब तो चेंज कर लिए कंपनी। शादी कैसे हुई, कितने दिन में शादी हुई थी? मेरी 3rd को रोका हुआ था, 6th को रिंग सेरेमनी थी और 19 को शादी थी। बोला था हमने कि 6 को जब उन्होंने रिंग सेरेमनी की तो हमने बोला था कि 6 मंथ्स के बाद हम लोग मैरिज करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, 6 मंथ्स में तो वीज़ा आ जाएगा और ये चली जाएगी भी, हमें थोड़ा जल्दी है
तो अब कर दो, अभी कर दो, हमने कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने सब कुछ लिया फिर हमसे, बट फिर भी उन्होंने बाद में नहीं, हमें सीडीज़ चाहिए उधर दिखाने के लिए, वीज़ा के लिए, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पूरी वो किया, लेडी संगीत भी हुआ हमारा, सब कुछ हुआ, होटल्स में हुआ। उन्होंने लिस्ट में कपड़े थे, लेडीज़ जेंट्स और सब कुछ, और गोल्ड जितने उनके लोन्स थे उनको सबको डाला था। सब ठीक था, वो लड़का नहीं था खराब, लेकिन मदर इन लॉ बहुत ख़राब है। उसके बाद मुझे प्रेग्नेंट का पता लगा, तो फिर मैंने बोला अभी, तो कह रही है तो अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, कह रही कि वीज़ा नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया का। 26 मार्च को वो खुद ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, मुझे यहाँ छोड़ गई मम्मा के घर पे, पर वहाँ से उसने हस्बैंड को मतलब ना बोलना शुरू कर दिया था कुछ ना कुछ। कह रही है अब तेरी PR आ गई है, अब तक को लड़कियाँ वहाँ ज़्यादा पैसे देती हैं, वहाँ 60-60 लाख रुपए देती हैं, इसने तुम हमें कुछ नहीं दिया। तो ये फ़ोन पे भी मुझे कहती थी, वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू करवा दी, वो फ़ोन नहीं करते थे मुझे 10-10 दिन। तो फिर मैंने अगर करती थी तो उठाते नहीं थे, ऐसा चलता रहा। फिर ये 30 मई को वापस आई, और 1 जून को मुझे 30 रात को आई, 1 को मैं घर गई। शाम मुझे साथ के साथ 2 घंटे बाद फ़ोन आ रहा है मुझे डाइवोर्स चाहिए। पति ने ना तो कोई वीजा के लिए दस्तावेज भेजा और ना ही कोई फोन किया। किरण ने बताया कि इस बीच पति को लगातार फोन करती रही। पति फोन उठाता और बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बातों को टाल देता। किरण को अब तक दस्तावेजों का इंतजार है। जैसे तैसे किरण ने अपने पति से संपर्क किया, लेकिन उसने पहचानने से ही इनकार कर दिया। किरण आज भी घर के दरवाजे पर खड़ी घंटों रोती रहती है। एक तो किसी तरफ से इंसाफ नहीं मिला, एक हमारा बच्चा घर पे बैठ गया। पहले स्टार्टिंग तो उसने की ना डिवोर्स मांगी, हम तो एंड तक यही कहते रहे, ये कहती रही कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो साथ ही रहूंगी। लेकिन उसकी मदर इन लॉ ये कहती थी कि नहीं मैंने नहीं रहने देना वहाँ पे तेरे को, बस पैसा पैसा पैसा, या तो वो हाउस नाम पे करो, नहीं तो कहती थी अपनी बहन को बोल कोई एक दुकान नाम पे कर दे। देखो इंसाफ तो क्या, अब जो इसकी लाइफ स्पॉइल होगी वो तो दोबारा, ठीक है ना। एक हमारे मदर बेड पे पड़ गई, और क्या हो सकता है। बेटा मैंने तो इसका घर बनाने के लिए किया था, मेरे को नहीं पता था उसका क्या प्लान है। मैंने तो हर तरफ से उसको मैंने ये भी कहा था, मैं कि आज से तेरी इज्जत हमारी इज्जत बराबर है। शुरू में मैंने यही बोला। बेटा मैंने तो उसको बोला था कि 6 महीने रुक जा, मैंने कहा 6 महीने रुक जाओ, 6 मैं अभी भी मैं कर नहीं सकती शादी, 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने के बाद करूँगी। मगर उसने तो नहीं 6 महीने तक तो लड़की बाहर चली जाएगी। मेरे को नहीं पता था उसकी क्या प्लानिंग थी। पीड़ित किरण ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। इसके बाद पुलिस ने किरण की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैम ऐसे है, पंजाब के लोगों में काफ़ी करेज होता है, वो बाहर का नाम सुन के कुछ भी वेरीफाई नहीं करते। वो लड़के के बारे में नहीं, उसकी बैकग्राउंड के बारे नहीं, बस उसको लड़की अपनी इतनी पढ़ी लिखी होती है उसके साथ रिश्ता कर देते हैं। और कई बार तो लड़के वहाँ पे मैरिड होते हैं, ऑलरेडी मैरिड होते हैं, वो पैसे के चक्कर में ही मैरिज कराते हैं। हाँ मैम, ये एज़ पर लॉ प्रोसीजर है, एक एक्स्ट्राडिक्शन है जो कि हमारी कई देशों के साथ ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है। जिन देशों के साथ ट्रीटी है तो प्रोसीजर ये है कि हमारे पास जब लड़की की कंप्लेंट आती है तो पहले तो हम उसको एमिकेबली सेटल करने की कोशिश करते हैं। लड़के के रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, शायद उनके थ्रू प्रेशर पाके वो बाहर से लड़का आ जाए और सेटल हो जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता, फिर हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं, फिर चालान बना के कोर्ट में देते हैं। कोर्ट में चालान बनाने के बाद वहाँ से उनके समन इशू करा के फिर हम एम्बेसी के थ्रू बाहर भेजते हैं। और जिनके साथ ट्रीटी है उनको फिर बाहर से मंगवाने की और यहाँ ट्रायल करने की पूरी कोशिश करते हैं।
विदेश जाकर बहुत से लोगों की जिंदगी सुधर जाती है। शायद इसी चाहत में लोग अपनी बेटी की शादी 7 समंदर पार करते हैं। दरअसल एनआरआई लोग बड़े बड़े सपने दिखाकर भारतीय लड़कियों से शादी करते हैं और बाद में मौज मस्ती के बाद नई नवेली दुल्हन को तड़पने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए सरकार ने एनआरआई सेल का गठन भी किया है। किरण आज भी इंसाफ की उम्मीद लिए कोर्ट की चक्कर काट रही है, इसी उम्मीद के साथ कि उसके साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। इस बीच उसके पति के घर वाले लगातार किरण के घर वालों से समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन किरण का कहना है कि वो धोखेबाज पति को सजा दिलवाने के लिए अंत तक लड़ेगी ताकि भविष्य में कोई एनआरआई किसी और लड़की को धोखा ना दे सके। अब देखना होगा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रही किरण को आखिरकार कब तक इंसाफ मिल पाएगा। महिलाओं के उत्पीड़न का इससे अधिक दुखद मामला और क्या हो सकता है कि किसी लड़की की शादी हो, वो पति के घर आए और पति उसके साथ कुछ दिन रहने के बाद गायब हो जाए और उसकी कोई खोज खबर तक ना ले। बहुत लोगों को ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन आजकल ये आम बात है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि देश के अधिकतर इलाकों की स्त्रियां स्वयं प्रयास करके दूसरे रिश्तेदारों की मदद से किसी तरह पति के पास जा सकती हैं। पर पंजाब की कुछ बेटियां तो विवाह के कुछ दिनों बाद ही अपने पति से मिलने की कल्पना तक नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि उनमें वो कुव्वत नहीं, बल्कि इसलिए कि इसके लिए पहले तो अपने और दूसरे देश के तमाम कानूनी अड़चनों से पार पाना होगा और उसके बाद भी इस बात का कोई भरोसा नहीं कि उसे उसका पता मिल ही जाएगा, क्योंकि उसे विदेश में उसके पति का जो पता बताया गया है उसके सत्यापन का ना तो उसके माता पिता के पास कोई उपाय है और ना खुद उसके पास। एनआरआई दूल्हे का पूरे पंजाब में जो क्रेज है उसकी शिकार राज्य की हजारों महिलाएं हो चुकी हैं। पंजाब में ये समस्या कोई आज की नहीं है। पिछले करीब 4 दशकों से चली आ रही इस समस्या पर पिछले 2 दशकों में काफी कुछ सोचा गया, लेकिन बहुत सोचने विचारने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार पंजाब सरकार इसके लिए कानून ले आई। एक नए कानून के तहत धोखेबाज एनआरआई दूल्हों पर शिकंजा कसा जाएगा। वास्तव में ये कानून बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। बहरहाल कानून बनाने और लागू करने की प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं होती कि उसे कभी भी लागू किया जा सके, क्योंकि इस संबंध में कानून बनाने और उसे लागू करने से पहले सरकार को कई महत्वपूर्ण और जटिल मसलों पर सोचना पड़ता है। अगर रेशो देखें, अगर एक साल में 5000 शादी होती है तो 4000 लड़कियां जो उसकी मैरिज खराब हो जाती है। लड़के आते हैं विदेश से और वो वोकेशनल मैरिज करते हैं, हनीमून मैरिज जिसको आप कहते हैं, कि अपना आनंद मानते हैं। 1 महीने के लिए एक तो लड़की के साथ शादी करते हैं और दूसरा लड़की वाले पैसे देते हैं, दाज देते हैं।
उनकी वेकेशन भी पेड हो जाती है और उनका एंजॉयमेंट भी हो जाता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो मेरा ख्याल है अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा लोग अखबार नहीं पढ़ते। दूसरा लालच है और तीसरी मजबूरी है। आई डोंट नो वाई बट दैट इज़ ट्रू कि जो इंडियन एम्बेसी है वो पूरी तरह से मदद नहीं करती। ना तो कोई कानून है हिंदुस्तान में कि अगर लड़की विदेश में फंस गई, जहाँ कोई लड़का जो यहाँ से काम करने गया वो विदेश में फंस जाए तो उसकी कोई इमीडिएट हेल्प हो सके। जितनी हेल्प होती है उससे उसको पहले हमें कॉल आता है, फिर हम एम्बेसी को कॉल करते हैं, फिर हम किसी मिनिस्टर की मदद करते हैं अगर बच्चा दूर नज़दीक हो, जैसे लड़के की बात है। अगर वहाँ लड़की जाती भी है तो ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि बच्ची फंस गई है और उसको जो मदद है लोड़ींदा मदद मिले और जहाँ एक टिकट हिंदुस्तान की एम्बेसी बाय करके बच्ची को वापस भेज दे, उसके पेरेंट्स उनको बाद में दे देंगे। कोई ऐसा सिस्टम फिट नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की रहने वाली प्रीति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भविष्य इतना अंधकार में हो जाएगा। ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है आज से करीब 7 साल पहले, जब प्रीति किसी आम लड़की की तरह हंसती और मुस्कुराती थी। तभी उसकी जिंदगी में किसी ने दस्तक दी और वो दस्तक थी प्यार की। और वो एक NRI से शादी करी थी उसने और बहुत परेशान है, उसके लिए हम लोग भी बहुत परेशान हैं। शादी हुई कैसे थी? वो एक मैट्रिमोनियल साइट से मिला था लड़का और बस मेरी बेटी चैटिंग करती थी, ये वो इसने मुझे बताया। मैंने बोला ये लड़का सही नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसकी फ़ोटोग्राफ देख के मुझे लगा अंदर से ही कुछ हुआ था कि मतलब लड़का सही नहीं है। मैंने मना किया लेकिन मेरी बेटी मानी नहीं। तो मेरी बेटी बोलती है तुम, हर माँ को हर लड़का ख़राब लगता है ना, कि मेरी बेटी घर से चली जाएगी, ये वो, तुम चाहती नहीं मेरी शादी हो, ये वो। तो उसने बोला मम्मी बहुत अच्छा लड़का है, हर माँ बाप को लगता ही लड़का सही नहीं है, इसलिए तो मानी नहीं कि हमने जो उसने कहा हमने कर दिया उसके लिए कि भाई चलो शादी करके चली गई। वो 5वें दिन से ही उसने मारना पीटना मेरी बेटी को शुरू कर दिया, लेकिन उसने बताया नहीं हमें फ़ोन करके। किस बात पे मार पिटाई शुरू हो गई थी? पता नहीं, उसने बाद में बताया, छोटी छोटी बातों पे मारना शुरू कर दिया था उसे, घर के बातों में। नहीं, वो उसने बताया मम्मी वो तो पैसे भी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता, यहाँ तक कि नमक भी खुद खरीद के लाता है। नमक भी खरीद के लाता। अगर ब्रेड नहीं है घर में, अगर इसने मेरी बेटी ने बोला ब्रेड नहीं है मेरे को ब्रेड लानी है, तो अगर 10 ग्राम या 5 ग्राम भी दिया, ब्रेड ले आई, अगर उसमें से कुछ चेंज बच गई तो वो वहीं रख देती थी टेबल पर। तो कहीं जाता था तो बोलता था प्रीति तेरे पास कुछ चेंज पड़ी है, क्योंकि उसको पता होता था कि ब्रेड इतने की लाई है तो इसमें चेंज बची होंगी। प्रीति ने कभी सोचा भी ना था कि उसका पति पहले से शादीशुदा होगा। लेकिन बीच में जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी तब उसको पता चला कि पहले से वो शादीशुदा है। वैसे देखा जाए तो इसने 3 बार शादी करी है। एक बार शादी करी थी पता नहीं 2004 में पता चला इसको, क्योंकि इसके माँ बाप 6-6 महीने बाद आते थे। तो मेरी बेटी ने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा 6-6 महीने बाद क्यों आते हैं, और 2 महीने के लिए आते हैं, क्यों आते हैं? तो इसने अचानक से बता दिया कि हमारे मम्मी पापा का पासपोर्ट जो है वहाँ पे इंडिया में पंजाब कोर्ट में जमा होता है। क्यों जमा होता? फिर उसने बताया कि अभी तक मेरी बीवी से डिवोर्स नहीं हुआ, पहली बीवी से। तब पता चला कि इसकी एक बीवी और थी। तो उसने सब बता दिया कि हाँ मेरी शादी हुई थी 2004 में, ये है वो है। फिर हमने उसको भगा दिया, उसका पासपोर्ट चुरा के ले आया। उसका पासपोर्ट भी लड़की का ले आया था अपने साथ ही, कि लड़की दुबई ना आ सके उसके ऊपर केस करने के लिए। फिर बेचारी वो क्या करती, उसने वहीं पे केस किया पंजाब में उसमें उस लड़की को, और उसका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ। उसके बाद इसने उसी मैट्रिमोनियल साइट से ही उसने एक लड़की को, और उसने गुड़गांव की लड़की थी, बहुत अच्छे परिवार की लड़की थी। वो कैसे पता चला? मेरी बेटी घर साफ कर रही थी तो उसको एक डायरी मिली, डायरी में उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो इसने डायरी पढ़ ली मेरी बेटी ने,
फिर जब इसने मेरी बेटी को मारा तो मेरी बेटी ने उस डायरी के बारे में बता दिया उसको कि मैंने तेरी डायरी पढ़ ली है, तूने एक नहीं दो तो शादियाँ करी है और तू उस लड़की के साथ भी ऐसा ही करता था क्योंकि उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। जब सभी रास्ते बंद हो गए तो प्रीति को अपना मुल्क और अपना परिवार याद आया और वो दिल्ली आ गई अपने परिवार के पास। उसने जैसे तैसे आप बीती अपनी माँ को बताई। माँ का कलेजा भी दुखों से भर गया। एक बेटी का दर्द माँ की आंखों से साफ झलक रहा था। हमने अपनी बेटी को कभी कुछ हाथ नहीं लगाया उसको कि कुछ करे, कभी ना उसने घर का काम किया, ना खाना बनाया, कुछ नहीं किया। उसके घर में नौकर की तरह काम करती थी वो, नौकरानी जैसे नौकरानी है। इतना पैसा उनकी कंपनी है, ऑर्बिट शिप मेंटेनेंस कंपनी है, जहाँ 200 वर्कर काम करते हैं, सब कुछ फैसिलिटीज है, सब कुछ है। फिर भी तब भी मेरी बेटी बताती थी मम्मी मैं सारा काम करती। कहती तू कैसे करती है? कर लेती हूँ मम्मी, कोई बात नहीं, घर का काम है, वो करती थी। लेकिन जब उसने बताया कि मम्मी मैं थक जाती हूँ काम करते करते, कह रही थी मैं एक दिन कह रही थी मैं सो गई कारपेट पे, तो उसने आके मेरे पेट में लात मार के मुझे जगाया। अब उसी समय उसका बच्चा हुआ था, सीजीरियन। कहते उस दिन मेरे को बहुत दुख लगा, मेरी बेटी को, उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बेटी को हाथ लगाने के। साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए इंडिया वापस आने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। आएगी तू पागल। फिर इसने मुझे फ़ोन किया, मम्मी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने बच्चे को बिना वहीं पे छोड़ के आने के सिवा। तो हमने कहा आ जाओ। फिर वो आई, 15 दिन तक इंतजार करती रही। 15 दिन के बाद बोलता है मैं तुझे नहीं बुला रहा हूँ, तो वहीं रहे। वो हम लोग को, मेरी बेटी रात दिन रोती थी, हम लोग रोते थे। जो लड़की दिन भर में 50 बार फ़ोन करके पूछती थी कि मेरे बच्चे को खाना खिला दो, मम्मी पानी पिला दो, सोया है कि नहीं सोया, उस माँ का क्या हाल होगा। इसके पर जो बीत रही है उससे हम दुखी हैं। और उसका तो बच्चा है, वो तो बोल भी नहीं सकता, 3.5 साल का है, लेकिन उसने बोलना नहीं सीखा, अभी तक बोलता ही नहीं है वो। तो हमें ये दुख था कि उसने 1.5 साल बाद उनको देखा है। वो तो इतना अच्छा सीधा साधा बच्चा है, वो कुछ नहीं बोलता। वो NI से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर करना है तो पूरी तरह से छानबीन करो, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये, हो सके तो शादी ना करो। यहाँ पे लड़कों की कमी थोड़ी ना। प्रीति के परिवार वालों ने कानून से उम्मीद की। वो भारतीय मंत्रालय गए और अपनी बेटी की आप बीती सुनाई, पर उन्हें तब धक्का लगा जब वहां के अधिकारियों ने ये कहा कि ये मामला दुबई का है। नहीं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ओवरसीज सिटीजन बना रखा है, फॉर्म बना रखा है। ओवरसीज मिनिस्ट्री इज़ देयर, शी कैन गो टू द एम्बेसी एंड मेक ए रिक्वेस्ट। नहीं, they have the powers. This is very typical case. For that, I have to discuss these points with my legal authorities. Secondly, I have to talk to that girl. You can provide us the number of the girl. We can make a call. या मेरा नंबर उनको आप दे दीजिए. We can discuss this points because jurisdiction के हिसाब से देखा जाए, they are out of India. शादी नेपाल में हुई तो नेपाल, पर सेक्शन 3 और 4 IPC इज़ देयर, जिसके अंदर पॉसिबल है, वो उसमें क्लियर कट केस है। इफ़ एनी NRI, इफ़ एनी इंडियन सिटीजन commits any crime out of India, which is itself a crime in India, he is bound by the law of IPC. जो IPC में है वो उसके ऊपर कार्रवाई बनेगी। और वो इसमें पूरे परिवार ने अपनी बेटी और एक नन्ही सी जान के लिए हर प्रयास किया, पर सब नाकाम साबित हुआ। जब तक इस मसले पर
कोई सख्त कानून नहीं बन जाता और उसे पूरी सख्ती के साथ लागू नहीं करा दिया जाता, तब तक ऐसे मामलों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कानून में ऐसे लोगों से निपटने के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन अब कानून का बनना और लागू होना बेहद जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी है पंजाब के लोगों का स्वयं सतर्क होना। सबसे बड़ी बात फॉर लड़की वालों के लिए और लड़के वालों के भी, जिस भी लड़की से या लड़के से शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की, उसके पासपोर्ट्स, उनके फैमिली के पासपोर्ट्स, वीज़ाज़, सिटीजनशिप पेपर्स, उसकी सबकी फ़ोटोकॉपी मांग लें। उसमें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, बेशर्म होकर मांग सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएंगे इन केस एनीथिंग कम्स अगेंस्ट द पर्सन या उनकी शादी के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक लोग स्वयं सतर्क नहीं होंगे तब तक दुनिया का कोई भी कानून ऐसी लड़कियों को बर्बाद होने से नहीं रोक सकता।